सो अब हम स्टार्ट करते हैं मराठास को। मराठास का नाम सुन के ही, क्योंकि आजकल मूवीज़ इतनी सारी आ चुकी हैं, तो अचानक से पीछे से आवाज़ आपके बैकग्राउंड म्यूज़िक में आना स्टार्ट हो गई, तारा रा रा उसी के रिगार्डिंग है। स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मैप है, ये पूरा रीजन जो ऑरेंज कलर से है, सैफरन कलर से है, ये मराठास के अंडर में था। और मुग़ल के बाद में सिर्फ मराठा एम्पायर ही इतना बड़ा एम्पायर था जो उस वॉइड को फिल कर सकता था। ऐसा नहीं था उन्होंने किया नहीं, बट ये कभी सेंट्रल रूरल नहीं बने जाकर कि उन्होंने वहाँ पर वज़ीर बैठाए रखा। जैसे आप 1761 में इनका पानीपत का युद्ध देखेंगे, तो वहाँ पर भी इमादुल मुल्क जो है वो इन्हीं का एक पपेट है, यही चला रहे हैं सारी चीज़ों को। बट कभी फ्रंट मतलब फोर फ्रंट पे आके नहीं इन चीज़ों को खेला, क्योंकि ये जो एम्पायर बिल्डअप कर रहे थे उस टाइम पर वो इनिशियल फेज़ में चीज़ें चल रही थी। सो ये चीज़ था, बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में, और कहानियाँ भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और जैसे अगर आप सिख्स के बारे में, जो सिख हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ते हैं, तो वो भी मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई में उनके ऐसे वीर गाथाएँ हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकी भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके भी बहुत ज़्यादा ऐसे कहानियाँ हैं, मतलब बढ़िया मज़ा आता है। सो एक्सपेंशन देख लेते हैं मराठास का, और कौन कौन थे इनके साथ में, ये सारी चीज़ें, रीजन। देखिए जब अब आज के टाइम पे तो हम हल्का सा चीज़ों का, से मालवा रीजन, ये रीजन है, ये गुजरात का रीजन है। कोंकण कोस्ट, नीचे वाला कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ये तब चलिए हम उसमें देख लेंगे। ये गोंडवाना है, कर्नाटक, यही जो है मैसूर वाला रीजन है। ये श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, पुदुचेरी, माहे, मैंगलोर, ओके। और झांसी, ग्वालियर, आगरा, प्रयाग, काशी, पटना, ये यहाँ तक। देखिए वो जो उड़ीसा वाला रीजन उन्होंने कैप्चर कर लिया था, बंगाल का, याद है आपको? ये बंगाल का पार्ट था, उसमें से उड़ीसा का रीजन कैप्चर कर लिया था। सिमिलरली स्टार्ट करते हैं हम मराठा एम्पायर को। 1656 में स्टार्ट किया था शिवाजी महाराज ने। स्टार्टेड द कैंपेन बाय कैप्चरिंग जावली फ्रॉम, किससे लिया था? चंद्र राव मोरे, टू इस्टेब्लिश द मराठा एम्पायर। इनका अगर आपको बैकग्राउंड देखना तो इनके पापा भी एक अच्छे एबल वॉरियर थे। उसके बाद में इन्होंने, लेकिन मतलब अपनी छोटी उम्र से ही जिस तरीके से मतलब इनका करेज था, सारी चीज़ें थी, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी, नेक्स्ट लेवल। एट दिस टाइम औरंगज़ेब जो था वो क्या चीज़ चाह रहा था? वॉज लुकिंग टू एक्सपेंड इन द डेक्कन रीजन। ये अपना जो लैंड का एक्सटेंट है, जो अपना एक्सटेंट है, उसको आगे बढ़ाना चाह रहा था। देन 1656 में इन्होंने स्टार्ट किया जावली से, मराठा एम्पायर को घोषित कर दिया। 1657 में शिवाजी ने प्लंडर्ड कौन सी टेरिटरीज? मुगल टेरिटरीज ऑफ, इन मुगल टेरिटरीज, सूरत, खानदेश एंड पार्टली ऑफ मालवा रीजन। अभी आपको मैंने सारा मैप पे दिखाया था। अच्छा, जो खानदेश रीजन है, इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं जस्ट ऐड ऑन कर देता हूँ। ये बड़ा ही मतलब ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। जो खानदेश रीजन है बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब रीजन था। और अगर हम देखें कहानी, जो शाहजहाँ थे, उनकी वाइफ मुमताज़ महल जो थी, उनकी 14th चाइल्ड के डिलीवरी के टाइम पर डेथ हुई थी। वो जो हुई थी वो खानदेश में ही हुई थी। एक गांव का नाम है, मतलब जगह थी उसके साथ, बुरहानपुर जगह का नाम है। कुछ टाइम तक वहीं पर रखा गया था, और फिर कहते हैं कि उनको आगरा शिफ्ट किया गया था। इसी जगह पे पहले बनवाना, जो ताप्ती रिवर है उसके किनारे बनाना चाहते ताजमहल पहले, बट जो मकराना पत्थर था वो नहीं आ पाया था, तो इतनी दूर का ट्रांसपोर्टेशन में इशू आता, तो उन्होंने कहा कि चलो फिर आगरा में ही बनाते हैं। समझ रहे हैं आप कहानी को? तो खानदेश रीजन मेरे को अचानक दिमाग में आ गया, तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ कहानी। ओके, तो शिवाजी ने प्लंडरिंग स्टार्ट कर दी मुगल टेरिटरीज़ में। मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश हो चुका है सूरत, खानदेश और पाटली मालवा रीजन में। इन्होंने कहा कि भाई इस चेक करते हैं इन चीज़ों को, और जय सिंह को अपॉइंट किया। जय सिंह वॉज अपॉइंटेड बाय औरंगजेब
to lead an offensive strategy against Shivaji. Jai Singh captured the fort of Purandar. Okay, so 1665 में क्या होने वाला है अब? द ट्रीटी ऑफ पुरंदर. लड़ाई चलती रहेगी. और अभी देखिए जावली से स्टार्ट करा था इतनी सालों में. बाय दिस टाइम शिवाजी हैड कैप्चर्ड 35 फोर्ट्स. 35 किले उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं. और इस ट्रीटी में शिवाजी हैव टू गिव 23 फोर्ट्स, मतलब 12 वो अपने पास रख सकते हैं, बट जो 23 फोर्ट्स हैं उनका मुगल्स ने ये हमारे यहाँ पर, और एक 4 लाख हुंस. हुंस क्या है? हुंस एक करेंसी है. हुंस करेंसी है. लेकिन इस ट्रीटी में उनके लिए भी एक चीज़ें कही गई थी. देखिए आपने उस टाइम पर भी देखा होगा बहादुर शाह ने क्या करा था, मराठास को कहा था कि अरे अभी इनका वो टाइम चल रहा है, साहू जी को और ताराबाई को आपस में ही देखते हैं, इनका जो बचेगा उसके बाद में हम देख लेंगे, है ना. और जो कलेक्टिंग ऑफिशियल्स थे वो अपना ही रखे थे. याद आ रहा है आपको? वैसे आना चाहिए आप सबको याद. बट दे कैन कैप्चर 23 मोर फोर्ट्स इन द बीजापुर रीजन. ठीक है, बीजापुर रीजन के आप 23 फोर्ट्स को कैप्चर कर सकते हैं. और इनको, इनके जो बेटे थे उनको 5500 की मनसबदारी गिफ्ट करी गई थी. अभी जो 5500 की मनसबदारी थी ये सच मतलब छोटी मनसबदारी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो थी वो 7000 की थी, समझ लीजिए. ठीक है, क्या था कि कितने कैवलरी के लोग रखने हैं, कितने आपके इन्फेंट्री वाले लोग हैं, उसके रिगार्डिंग मनसबदारी सेट कर दी जाती थी. मनसबदारी के नीचे ही सारी चीज़ें आती थी. इन 1666 में जय सिंह एंड शिवाजी लॉन्च्ड एन अटैक ऑन बीजापुर रीजन. एंड अब जब देखिए शिवाजी और जय सिंह जा रहे हैं बीजापुर रीजन के लिए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली, बट दे लॉस्ट हेयर. वो हार गए थे. ठीक है. शिवाजी विजिटेड आगरा वेयर ही वॉज डिनाइड एन ऑडियंस टू औरंगजेब. इनको अब इसके बाद में क्या हुआ था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. मैं कहता रहा हूँ इसमें कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं बीच में, बट टाइम एक्सटेंड होता चला जाएगा. मतलब इतनी सारी कहानी बताने का मन करता है बीच में. शिवाजी को बुलाया गया था. इनको लगा था कि भाई जय सिंह ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, शिवाजी बहुत अच्छे केबल फाइटर हैं और ऐसा है वैसा है सारी चीज़ें. उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ. इनको आगरा बुलाया गया. लेकिन औरंगजेब ने क्या करा, इनको इग्नोर कर दिया. जहाँ पे ऑडियंस में लोग खड़े होते हैं उनको वहाँ पे जाकर कोई स्पेशल किंग टाइप ट्रीटमेंट नहीं दिया गया चीज़ों में. और इनको बाद में क्या करा गया कि ठीक है 5500 की मनसबदारी जो इनके बेटे को पहले गिफ्ट कर चुके हैं, वो कहा गया कि हम आपको गिफ्ट कर देते हैं. ठीक है. बट ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम देयर. ये एक छोटी सी कहानी है. चलिए अब मैं मन कर रहा है और आप भी सुन लीजिए, आपको भी मज़ा आएगा सुन के. अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. शिवाजी को क्या हुआ कि इन्होंने वहाँ पर देखा, जैसे ही इन्होंने वहाँ से निकलना चाहा तो इनको समझ में आ गया कि मैं तो हाउस अरेस्ट में हूँ. ये वहाँ पर 3 महीने तक रहे थे, ये और इनके बेटे साथ में, और ये हाउस अरेस्ट में थे. तो इन्होंने क्या करा, स्ट्रैटेजी बनाई. देखिए आप इनका दिमाग देखिएगा. स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई. इन्होंने जो इनके खुद के कंपेनियंस थे उनसे कहा कि आप तो चले जाइए. ठीक है. और वहाँ पर रहने लग गए. रहने के बाद में कहा कि भाई मेरे को तो भोजन बांटना है और पंडितों को ब्राह्मणों को दान देना है, और मैं तो मिठाई बनवाई जाएं, ऐसी चीज़ें करी जाएं. उन्होंने कहा ठीक है, इनको आप ऐसा करिए, सारी चीज़ों के इंतज़ाम करे जाएं. सारी चीज़ों के इंतज़ाम हुए. और उसके बाद में जब यहाँ पर मतलब मिठाइयाँ वगैरह जाती थी तो बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक होती थी कि यहाँ से निकल के जा रही हैं, कहीं से कुछ हो ना जाए. इनको भी पता था कि भाई फर्स्ट 1-2 दिन चेक करेंगे थोड़े टाइम तक. और जब इनको दिख गया कि हाँ अब चीज़ें थोड़ा ढीली हो गई हैं, इन्होंने उन्हीं टोकरियों में वो मिठाई रख के जाती थी, उन्हीं टोकरियों के बीच में छुप के ये चले आए, वहाँ से निकल लिए. अच्छा अब एक और चीज़ देखिएगा कि अगर ये दिल्ली से चलते और सीधे महाराष्ट्र की तरफ जाते तो रास्ते में वही तो एक रूट था जिसको पकड़ते, बट इन्होंने ये नहीं करा. ये दिल्ली से चले गए मथुरा की साइड में, सॉरी आगरा से, दिल्ली कह रहा हूँ, आगरा से ये गए पहले मथुरा की साइड में. देन ये जो वाला पार्ट है वहाँ से प्रयागराज वाला पार्ट,
देन वहाँ से ये पहुँचे गोलकोंडा, देन वहाँ से ये पहुँचते पहुँचते रायगढ़ वाला रीजन पहुँचे थे। उसके बाद में 1674 जो मतलब वैसे मैंने 1680 लिखा है, 1674 में जाके इनको टाइटल दिया था छत्रपति शिवाजी का। सो अब देखिए कितना ज़्यादा दिमाग लगा था। और जो उन्होंने जब अपना मथुरा वाला रूट पकड़ा था तो इन्होंने जब अपने कंपेनियंस को वहाँ पे भेजा था तो उनसे कह दिया था कि आप ना ऐसे ऐसे रूट रखिएगा। और ये भी कहानी है इसमें कि इन्होंने उसके बाद में ना दाढ़ी रखते थे तो अपनी दाढ़ी को शेव कर लिया था। और बेगर्स लाइक सिचुएशन मतलब भिखारी ऐसी सिचुएशन में कि मिट्टी विट्टी लगा ली ताकि पहचान ना हो पाए। तो ऐसे ये वहाँ से वहाँ तक पहुँचे थे। शायद इनको वहाँ पहुँचने में अराउंड, अगर मैं गलत नहीं तो 2 महीने लगे थे, 2 या 3 महीने लगे थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। बट 1680 में इनकी डेथ हो गई थी। शिवाजी डाइड। एंड अगर ये थे इनमें सच ये प्रॉब्लम नहीं थी तो संभाजी बने। लेकिन देखिए सक्सेशन का वॉर तो हर जगह है तो ये आगे चल के चलेगा। संभाजी बने। संभाजी एल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी रूल्ड। संभाजी देखिए शिवाजी के 2 बेटे हैं संभाजी, इनका बेटे हैं साहू। देन इधर हैं राजा राम, इनको राजा जी भी कहते हैं। इनके बेटे आएंगे तो वो ताराबाई के साथ में, जो मैंने बताया साहू और ताराबाई की आपस में लड़ाई चलेगी। ठीक है। इनका एक और देखिए फिर से कहानी आ रही है। शांबाजी को कहा गया था, औरंगजेब ने बुला लिया था कोर्ट में कि आप ऐसा करिए मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मना कर रहे थे। तो इनको ये भी है कि इनकी जीभ कटवा दी गई थी। फिर इनसे कहा गया कि लिखा जाए। तो इन्होंने लिख के दिया था कि अगर शहनशाह अपनी बेटी को इस तरीके से लिखा था कि मेरे साथ में मतलब एक ऐसी कुछ लाइन थी कि अगर मेरे साथ शादी कर दें ओवरऑल, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब इनको मारा जाए। सो शांबाजी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल टॉर्चर किया गया था कि ये हिंदू धर्म से मतलब मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लें। तो वो लेवल पे चल रहा था जहाँ पर जो ऑपरेशन है, औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा इसीलिए लोगों को नहीं पसंद थी। और इसी की वजह से लोगों के अंदर डिसकंटेंट भी डेवलप होता जा रहा था। और जहाँ पे डिसकंटेंट डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर दूसरी चीज़ों के लिए भी आएगा। जैसे अगर हम अपना एग्जांपल देखें पुराना वाला, तो वहाँ पे क्या था, ब्राह्मणिज्म का बहुत ज़्यादा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था चीज़ों में। तो क्या निकल के आया वहाँ पे, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म निकल के आया। निकला तो हिंदुज़म में से ही है। सिमिलरली अगर हम मुस्लिम्स में देखते हैं तो मुस्लिम्स में भी सेम चीज़ होगी। शिया सुन्नी सेक्ट क्यों बना, देन उसमें भी लिबरल क्लासेस क्यों बन रही हैं। कुछ वहाबिज़म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं हमें ऑर्थोडॉक्सी बन के रहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं हमें लिबरल बनना चाहिए, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। सो ये चीज़ थी। संभाजी जो थे इनको मार दिया गया था। उसके बाद में साहू जी और इनकी जो मम्मी थी इनको औरंगज़ेब ने अपने पास ही रखा था ताकि मतलब इनको वो कर सकें, मतलब देखेंगे कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा देते थे कि हो सकता है कि हम इनको अपनी बातों में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब तक ये थे तब तक राजा राम जी ने 1699 तक रूल करा। 1699 ये कहाँ की बात चल रही है, 1680 टू 1689। ओके, संभाजी की यहाँ पे डेथ हो गई, साहू जी और उनकी वाइफ को पकड़ लिया गया। फिर राजा राम जो हैं वो रूल करेंगे 1699 तक। ये चले जाएंगे तो इनके नाम पर ताराबाई और इनका बेटे जो हैं शिवाजी 2, इनका नाम शिवाजी के ऊपर रखा था, शिवाजी 2 ये रूल करेंगे। और उसके बाद में 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाएगी तो साहू जी को छोड़ दिया जाएगा। अब जब साहू जी को छोड़ दिया जाएगा तो फिर रूलर कौन बनना चाहिए, तो इसका सक्सेशन का जो वॉर है वो आपस में स्टार्ट हो जाएगा कि कोल्हापुर रीजन से ताराबाई कहेंगे कि नहीं भाई हम अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, इधर से इनको सपोर्ट करेंगे। अब इमरजेंस आने वाली है जो अभी तक आप वेट कर रहे हैं, जो बाजीराव का वेट कर रहे हैं, उनके जो पापा हैं बालाजी विश्वनाथ, उनकी एंट्री होने वाली है। ओके, तो 1707 से औरंगजेब गॉट डाइड, औरंगजेब डाइड and Sahuji was released. Thus began the succession dispute between Sahuji and ताराबाई। कौन जीतेगा? Sahuji emerged victorious. His rise was supported by बालाजी विश्वनाथ।
देखिए 1715 का टाइम है, बहादुर शाह जफ़र भी जा चुके हैं, 12 से 13 एक साल का जो राज था वो भी है, उसके बाद में दूसरे आ चुके हैं सैयद ब्रदर्स जिनको लेके आ रहे हैं, लगातार दो दो लोग बीच में आए थे, रफ़ीउद्दौला जो मैंने नाम बताया था इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी चले गए। फिर उसके बाद में आएंगे मोहम्मद शाह वाला टाइम, उससे पहले वाला टाइम ये चल रहा है, हु इमर्ज विक्टोरियस एज पेशवा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब ये और इनके बेटे दोनों ही, मतलब अच्छा इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा था, और जो एक्सपेंड हुआ था मुझे लगता है कि उसकी जो नींव थी एक तरीके से जो रखी गई थी उसको अच्छे से फाउंडेशन को ऊपर बढ़ाया था जब पेशवाशिप आई थी तब। सो जो विश्वनाथ थे, विश्वनाथ सिक्योर्ड फॉर्मल रिकॉग्निशन फ्रॉम मुगल्स। अब इन्होंने अपने एम्पायर की फॉर्मल रिकॉग्निशन ले ली थी, एंड उसके बाद में चौथ फ्रॉम मालवा खानदेश रीजन फ्रॉम मुगल एम्पर। अगर आप नाम बता दें प्लीज़ तो बहुत ही बढ़िया, कमेंट कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। फारूक शियार। ओके, 1719, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हो पा रहा था कि ये लंबा टाइम चल पाए, इनकी फिर से डेथ हो जाती है, एंड ही मेड पेशवाशिप हेरिडिटरी। ठीक है, बताइएगा आप ये कि जागीरदारी जो है वो हेरिडिटरी है या नहीं, ठीक है, ये चीज़ आप चेक करिएगा। 1720 to 40 अब आते हैं बाजीराव, इनके बेटे, ठीक है। इसको कहा जाता है, इनका जो टाइम था 1720 to 40 गोल्डन एज, जो मतलब एक्सटेंड हुआ था ना। मैं अभी आपको मैप में भी वो चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ तक था पहले, और फिर ये 20 साल में कहाँ जा चुका है। ये जो रीज़न है, ये पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, समझ रहे हैं आप, इतना बड़ा एक्सटेंट। चीते की चाल बाज की नज़र और बाजीराव के तलवार पर संदेह नहीं करते। तो वो उन्होंने अपना प्रूफ भी किया था। सो नाउ ही एक्सटेंडेड द मराठा एक्सपेंशन इन नॉर्थ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। देखिए आपने देखा होगा साउथ की तरफ नहीं गए हैं, ये ऊपर की तरफ जहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पर जा रहे हैं। रूटीनली कलेक्ट करते थे चौथ को, एंड फ्रॉम सम एरियाज सरदेश मुखी। देखिए चौथ एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब ही होता है 1/4, 1/4 ऑफ टोटल प्रोड्यूस आप देंगे, ठीक है। और सरदेश मुखी क्या था, 1/10 ऑफ टोटल प्रोड्यूस, ठीक है। सरदेश मुखी अपने जो मुखियाँ हैं उनके लिए, ताकि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को सारी चीज़ों को चेक कर सकें। इनका भी टाइम वही 20 साल जो आगे तक रह पा रहा था वो। देन बाजीराव डाइड एंड केम बालाजी बाजीराव। इनके नाम आसान रहते हैं याद करने में, पहला बालाजी विश्वनाथ, सेकंड बाजीराव, देन थर्ड जो होंगे दोनों का मिक्स कर दो, बालाजी बाजीराव। ओके, 1751 में ही गॉट चौथ फ्रॉम बंगाल। लगातार वहाँ पर वो हो रहे थे, रेड हो रही थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि आप उड़ीसा रीजन का चौथ लेना आप ही स्टार्ट कर दीजिए। ये एक टाइम आता है 1761 का, जैसे एक 1739 का नादिर शाह का टाइम था, उनके बाद में जो उनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, तो जो वो आए थे तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ये यार जो तीनों बैटल हैं पानीपत के बड़े डिसाइसिव थे। अगर ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं होता तो मैं मतलब इस चीज़ को गारंटी ले सकता हूँ कि मराठा एम्पायर कुछ अलग ही और ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका होता, हिस्ट्री कुछ और होती। बट जो इनकी इनविंसिबिलिटी थी, लेकिन इनको ना कोई हरा ही नहीं पाता था। बहुत ही एबल गोरिल्ला फाइटर्स थे और बहुत ही अच्छे अच्छे जो लोग थे वो प्लेन में
कभी पानीपत में ऐसे प्लेन एरिया में लड़े ही नहीं थे। करीब करीब 28 से 30 हज़ार लोग देखो रिकॉर्डेड हैं। मुझे नहीं पता कि यार इतने कम लोग गए होंगे उस टाइम पर, बहुत सारे लोग मरे थे। और उसमें जैसे सदाशिवराव भाव, उनके बेटे विश्वास राव, और इसी वजह से जो हमारे पेशवा थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही ज़्यादा एक डिसाइसिव चीज़ थी। अच्छा, और इसी से कोई डिसीजन भी नहीं निकल पाया। फ़ायदा किसका हुआ? ना अफगान्स का फ़ायदा हुआ, ना ही मतलब जो यहाँ के लोग थे। एक तो हमारे यहाँ के लोगों ने नहीं हेल्प करी थी, जो अवध का रीज़न था, क्योंकि इनकी प्लंडरिंग स्टार्ट रहती थी, तो इनसे लोग परेशान। रोहिलास जो थे, रोहिलखंड एरिया वाले, इन लोगों ने जाके तो उनका साथ दिया था, अहमद शाह अब्दाली का, क्योंकि यहाँ पे कोई नेशन वाली फीलिंग नहीं थी ना कि इंडिया को बचाना है। लोग हमेशा अपने अपने उसको बचाते थे कि हमारा जो मेरा रूल क्या एरिया है, जो मेरा रीजन है, मैं उसको बचा लेता हूँ। सो इस वजह से, और अब क्या ये रेस्ट इज हिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो अहमद शाह अब्दाली came to plunder the northern plains. They got into the conflicts with Marathas. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बैटल पानीपत के कौन कौन से हुए थे, पहला कौन सा हुआ था? 1526, किस किस के बीच में? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। देन सेकंड जो वॉर हुआ था वो 1556 में, किस किस के बीच में? अकबर थे छोटे, तो अकबर वैसे मतलब उन्हीं का रूल था, बट बैरम खान ने लड़े थे, बैरम खान वर्सेस हेमू, ठीक है। हेमू को लास्ट हिंदू किंग भी कह सकते हैं, या फिर उससे पहले जो चीज़ें थी। अफगान्स वर सपोर्टेड बाय शुजा-उद-दौला ऑफ अवध, देख रहे हैं आप, एंड नजीब-उद-दौला ऑफ रोहिलखंड। बालाजी बाजीराव सन, इनका नाम था विश्वास राव, ठीक है। और उनके जो कजिन थे, आपने मूवी देखी ली होगी पानीपत, सदाशिव राव भाव, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे ये भी। नियरली 28,000 soldiers and numerous Maratha commanders perished on the battlefield. Okay, the Peshwa was marching north. अच्छा, ये जो था इसके मतलब 2-3 महीने बाद की बात है जब इनका डेथ हुई थी। लेकिन एक होता है ना कि शॉक लग जाता है, चीज़ें थी, उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी, और जब उनको ये न्यूज़ मिली तो ये जनवरी में ये वॉर हुआ था अराउंड, और जून में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में 1761 में जो पेशवा बने वो थे माधव राव। देखिए, विश्वास राव की डेथ हो गई, बाजीराव वो भी चले गए, ठीक है, और उनके जो कज़िन भाई थे वो भी गए। अब उसके बाद में माधव राव आए पेशवा के, तो ये बहुत ही छोटे थे, मात्र 17 साल के थे। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या परवरिश रही है चीज़ों में, कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। ये लोग इतनी छोटी छोटी उम्र में, और ज़्यादा नहीं जी रहे हैं सभी लोग। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसे कर रहे हैं यार, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों में। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल में इन्होंने सारी चीज़ें सेट कर दी थी, वापस ले आए थे सारी चीज़ों को। रीस्टोर द लॉस्ट फॉर्च्यून्स ऑफ मराठाज। कैसे? ही डिफीटेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। कंपेल्ड हैदर अली आपने देखा था अभी फ्रेंच के साथ में थे, लेकिन उनको भी कंपेल कर दिया था कि भाई आपको मेरे को ट्रिब्यूट देना ही पड़ेगा। उसके बाद में डिफीटेड रोहिलाज, सबजुगेटेड राजपूत स्टेट्स एंड जाट चीफ्स, ठीक है। ओवरऑल सबके साथ में सारी चीज़ें ओवरलुक कर ली, और मराठास के जो फॉर्च्यून था उसको रीस्टोर कर दिया गया।
देन 1771 में इन्होंने शाह आलम को दिल्ली में लेके आए थे। उनको एक तरीके से पेंशनर रखा था। इनके जो वज़ीर थे उसका नाम था इमाद उल मुल्क। इम्पॉर्टेंट नहीं है यार ये सब नाम, बट ऐसे मतलब हो गया मेरे को टाइम तो इसलिए याद हो गया। बट मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नाम वाम पे ज़्यादा इतना फोकस करें, चीज़ों को याद रखें, डेट्स के रिगार्डिंग अपना जितना अच्छा रहेंगे वो। बट ये फिर से वही दिक्कत, माधव राव 1772 में उनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ रही है सक्सेशन का, कोई क्लियर कट नहीं, चाचा और भतीजे आपस में लड़ाई करने लग जाएंगे। क्या वो लड़ाई होगी यहाँ पे, नारायण राव, ठीक है, ये यंगर ब्रदर हैं माधव राव के, वर्सेस रघुनाथ राव। ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई मैं बनूं, ये बालाजी बाजीराव के, बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे, ठीक है। समझ रहे हैं, चाचा भतीजे में लड़ाई चल रही है और इसके बीच में कॉन्स्पिरेसीज होने लग गई, आपस में ही इतना संभला जाए कि बाहर के लोगों से लड़ा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। इसके बीच में नारायण राव वॉज किल्ड, ओके। एंड सॉरी अगर आपको मतलब बार बार हॉर्न की आवाज़ आ रही हो, पता नहीं क्यों मुझे भी आज ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से। इट वॉज अनएक्सेप्टेबल फॉर द मराठा सरदार्स, क्योंकि भैया आप इतनी षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप निको मार दें। इट वॉज अनएक्सेप्टेबल। देन दे अटैक्ड रघुनाथ राव। रघुनाथ राव क्या करेंगे भाई, भाग जाएंगे वहाँ से, ठीक है। अप्रोच्ड, वहाँ से गए हेल्प मांगने के लिए ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ में एग्री करेंगे, और ऑन बिहाफ ऑफ रघुनाथ राव इन्होंने आना स्टार्ट किया और हुआ हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। अगर वॉर हुआ है तो ट्रीटी भी होगी, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782 तक रखेंगे। लास्ट 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई, डेट के अकॉर्डिंग वॉर एंड ट्रीटी को याद रखिएगा। बैटल होगा इंपॉर्टेंट तो बता दिया जाएगा उसके बीच में। इन दिस वॉर नाना फडनेस एक अच्छा नाम है कि देखिए क्या था कि कई जगहों पर ऐसा हो रहा था ना कि मतलब एक ही था जो इंसान पूरा कंसोलिडेट करके रखा हुआ था, जैसे ही वो हुआ तो डिसइंटीग्रेट होती गई चीज़ें। लेकिन आप मराठास में देखिए बैक टू बैक, एक के बाद एक, बालाजी बाजीराव इधर मतलब छत्रपति शिवाजी गए, उसके बाद में आए, मतलब बैक टू बैक एक से एक अच्छी पर्सनालिटी निकल के आती जा रही है, ठीक है। सेल्फलेसनेस दिखे चीज़ों को, या फिर कोई भी चीज़ है, मतलब ज़्यादा लंबी उम्र किसी की हो ही नहीं रही है, क्योंकि काम करते जा रहे हैं, इतना वॉर कर रहे हैं, प्लंडरिंग कह दीजिए आप उस चीज़ को, या फिर स्टैब्लिशमेंट के लिए पैसा यहाँ से लाना, तो सारी चीज़ें। इमर्ज एज की यूनिफाइंग फीचर ही ब्रॉट मराठा सरदार्स टुगेदर, ओके। और इन्होंने बैटल ऑफ वडगांव में 1779 में से इम्पोज डिफीट ऑन ब्रिटिशर्स, इनको हरा भी दिया था, ओके। देन इन ट्रीटी ऑफ सेलबाई इनसे ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड, ओके, एंड ब्रिटिशर्स ऑल्सो एग्रीड टू रिटर्न ऑल मराठा टेरिटरीज। किसके कहने पे आ गए थे, रघुनाथ राव पे, बट समझ में आ गया कि भाई कर रही चीज़ है ये। एंड एग्रीड ऑन, इनसे कहा गया कि अपने काम से काम रखें, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, वेयर एज मराठाज विल ग्रांट, इन्होंने कहा कि भाई हमें भी तो कुछ दे दीजिए, मोर ट्रेडिंग राइट्स टू ब्रिटिश, कि आप हमारे यहाँ पे राज करिए। जैसे एक बरोच रीजन था, वहाँ पे उनको अलॉट करा था कि चलिए आप यहाँ पे भी करना स्टार्ट करिए, एंड नॉट एम्प्लॉय अदर यूरोपियंस ऑन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि उनको दिक्कत किन से थी, फ्रेंच से थी, है ना। तो दे विल नॉट एम्प्लॉय, पूरा लिखूं, दे विल नॉट एम्प्लॉय अदर यूरोपियंस लाइक
फ्रेंच, बट 1800 में नाना फडनेस डाइड। 1802 में सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करी गई थी। क्यों करी गई थी? ठीक है, इसका भी कहानी देख लेते हैं कि भाई जो बाजीराव टू थे, किसके बेटे थे ये? रघुनाथ राव के। ठीक है, तो रघुनाथ राव को ही आपने देख लिया था कि उन्होंने उनको मार दिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो कुछ लोग तो इन्हें सपोर्ट करते थे, जैसे इनके बेटे, वो इनके बेटे कह रहा हूँ, रघुनाथ राव के बेटे को सिंधिया सपोर्ट करते थे और अपोज करते थे होलकर्स। होलकर्स उनको अपोज करते थे। अच्छा, बाजीराव टू क्या था कि थोड़ा सा ना वैसे वाले थे जो तिगड़म लगाते रहते हैं चीज़ों में। इन्होंने क्या करा था ना, होलकर्स के रिश्तेदारों को मार दिया था। तो होलकर्स के रिश्तेदारों को मारा, तो होलकर ने क्या करा, 10 होलकर अटैक्ड एंड प्लंडर पेशवा टेरिटरीज। और पेशवा की टेरिटरीज कौन सी वाली? पूना की। ठीक है, उनके मतलब बहुत ही ज़्यादा पास आके। तो उन्होंने क्या करा कि भाई और तो कोई हेल्प कर नहीं सकता मेरी, तो बाजीराव टू चले गए अप्रोच्ड ब्रिटिशर्स फॉर हेल्प। अब देखो, उनके पास जाओगे तो वो तो अपनी कंडीशन रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपको करना है तो हम तो ये कंडीशन दे रहे हैं, सब्सिडरी अलायंस ले लीजिए आप। इसमें क्या है, हम आपको अपने यहाँ पे हमारा बंदा रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देखेगा, किसी और से आप साइड मत करिएगा, आपकी कोई भी लड़ाई होगी तो हम करेंगे, कोई भी समझौता होगा आप हमसे बिना पूछे नहीं कर सकते, ओवरऑल सारा कंट्रोल हमारा होगा। और द सब्सिडरी कंट्रोल इन 1802 किस किस के बीच में हो गई है? ये हो गई ट्रीटी ऑफ बसीन, ये याद रखिएगा, पेशवा और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, इन दिस ब्रिटिशर्स fought with Holkar and brought back Bajirao to as पेशवा। अच्छा, सब्सिडरी अलायंस ऐसा नहीं था। अगर एक क्वेश्चन कल को ये आ जाए कि जो मराठा की कॉन्फेडरेसीज थी उसमें सबसे लास्ट में किसको हुआ था, तो होलकर्स में सबसे लास्ट में हुआ था। मतलब 1 by 1 ये वॉर होता चला जा रहा था और उसके बाद सब पे सब्सिडरी लाइंस इम्पोज होती चली जा रही थी। देन लॉर्ड हेस्टिंग्स फ्रॉम 1815 स्टार्टेड द आइडिया ऑफ पैरामाउंटेंसी। ओके, तो अब 1800 यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज हो चुका है। और ये जो था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये ट्रीटी ऑफ बसीन पे कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद का जो टाइम है, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स आ जाते हैं, वो कहते हैं आइडिया ऑफ पैरामाउंटेंसी कि भाई अब तो हम चाहते हैं कि हमारा ही राज चले। अब तो स्टार्टिंग हो चुकी है चीज़ों की, और स्टार्टिंग है इसमें जो पिंडारीज थे, अपने सलमान भाई वाला अपनी मूवी देखी होगी वीर, पिंडारीज ग्रुप को दिखाया गया था उसमें। ये बेसिकली प्लंडरिंग करते थे। ठीक है, और क्योंकि जब वो वीक होते चले गए तो उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था। तो प्लंडर ग्रुप से इन्होंने कहा ब्रिटिशर्स ने कि भाई ये प्लंडरिंग को तो रोकना पड़ेगा, है ना। अब ये क्या करते थे कि पूछते नहीं थे परमिशन या कोई भी चीज़ नहीं लेते थे। ये चीज़ भाई हर्ट करती है। आप चाहे बिल्कुल ही पपेट हो जाएं, लेकिन अगर आपकी कोई अथॉरिटी है और आपसे पूछा ही ना जाए तो भाई होती है। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर बाजीराव टू की ईगो हर्ट हो गई भाई कि हमसे पूछो तो सही एक बार। वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस, अरे लिखा हुआ है विच इंक्रोज ऑन हिज अथॉरिटी, इंक्रीजिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस होगा ये। ओके,
ऑन हिज अथॉरिटी। ओके, तो अब इन्होंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। देन ऑल मराठा सरदार्स, मैंने कहा ठीक है अब इन्हें हटाते हैं। एंड बाजीराव टू फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, और अगर लड़ेंगे ब्रिटिशर्स से तो क्या होगा भाई, डिफीट, हरा दिया उनको। अच्छा, ये जो टाइम है ना 1718 टू 1719, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी 2020 में आपने देखा होगा जनवरी 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जो वॉर था उसको सेलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि जो पेशवा थे इन्होंने एक कम्युनिटी थी, उनका नाम था महार कम्युनिटी। महार कम्युनिटी को उन्होंने इंसल्ट कर दिया था और उनको हटा दिया था। तो जब उनको हटा दिया था तो उससे प्रॉब्लम ये आई कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को जाके ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लिया और ब्रिटिशर्स आए इन्हीं से लड़ने के लिए, तो उनको एक तरीके से रिवेंज ले रहे थे चीज़ों में, इन्होंने इन्हीं को हरा दिया। तो अराउंड 1818 में ये चीज़ हुई थी, भीमा कोरेगांव वाला, और 1 जनवरी को ही हुआ था वो, है ना। तो अभी 2020 में उनकी एनिवर्सरी मनाई गई थी, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। हो सकता है मतलब क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं चीज़ों को। सो दस आफ्टर दैट मराठा सरदार जो थे वो तो रहे, एग्जिस्टेड, बट पेशवाशिप वॉज अबॉलिश। देखिए मराठा सरदार भी बहुत इंटेलिजेंट थे चीज़ों को लेके, आप अभी भी देख सकते हैं सिंधियाज एंड इन सब का भी काफ़ी अच्छा मतलब एविडेंसेस मिल जाएंगे, इनके महल वगैरह बहुत अच्छे हैं। सो कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब नेगोशिएट करते थे, देखते थे कि भाई कहाँ पर फ़ायदा है चीज़ों में। सो वही वाली सारी चीज़ें हैं। इस टाइप से जो मराठास थे इनका पूरा कंप्लीट होता है, पेशवाशिप अबॉलिश हो गई, उसके बाद में अब ये पेंशनर बन जाएंगे। ओके, इनके हम देख लेते हैं पेशवाज को कैसे कैसे थे। 13 to 20 बालाजी विश्वनाथ, देन बाजीराव, 720 to 40, 40 to 61 बालाजी बाजीराव, देन माधव राव, देन नारायण राव, माधव नारायण राव, बाजीराव 2। इसके लिए मैंने आपके लिए ये भी लगा दिया है कि विश्वनाथ के बेटे ये इधर चीमाजी अप्पा हैं, बाजीराव 2 के बेटे बालाजी बाजीराव और रघुराम राव। इनके बेटे विश्वास राव उधर डेथ हो गई थी। देन माधव राव, इनकी डेथ हो गई। नारायण राव को मार दिया गया, इनके बेटे माधव नारायण। ये इधर रघुराम राव हैं और इनके बेटे बाजीराव 2, जो मैं भी बता रहा था कि सिंधिया सपोर्ट कर रहे हैं, होलकर अपोज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें थी। ये बालाजी विश्वनाथ के भाई चीमाजी अप्पा इनके साथ थे। सदाशिव राव भाव बैटल ऑफ पानीपत में चले गए थे। ओके, सो इससे आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसमें देखना है, देन यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज आए, इनके बेटे आए संभाजी महाराज, इन्हीं का ये देखिए यहाँ से भी नाम आ रहा है। देन उसके बाद में शाहू जी महाराज आए, उनके छत्रपति रामराज आए। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। तो मराठा कॉन्फेडरेसी को अगर हम समझना चाहें, सो कॉन्फेडरेसी का मतलब ऐसे ही अब ये है तो ये इतना पार्ट इनको दे दिया कि ये आप संभालिए। तो इनके सरदार थे सिंधियाज यहाँ पे, होलकर्स यहाँ पे, गायकवाड़ यहाँ पर, 1 2 3 4, ये 4 मेजर थे। देखिए पेशवा तो पुणे ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट सिंधियाज, होलकर्स, गायकवाड़ एंड भोसलेज, ये 4 जो थे ये इम्पॉर्टेंट थे इनकी कॉन्फेडरेसी में। क्योंकि जो अगर आर्मी की ज़रूरत है या फिर पैसों की ज़रूरत है, रेवेन्यू कलेक्शन, सारी चीज़ें इनके सॉर्ट ऑफ होता था। तो इनका जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का वो ऐसा था। कुछ मेजर क्वेश्चंस जो मराठास में अधिकतर पूछे जाते हैं कि इनके जो नाम थे उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अष्टप्रधान का मतलब है काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। ठीक है, देन पेशवा को हम एज अ पीएम देख सकते हैं। ठीक है, और मजूमदार जो हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेता हूँ, अमात्य भी कहते थे। अमात्य भी तो ये इनको हम फाइनेंस मिनिस्टर, ये फाइनेंस का काम संभालते थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में आप याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे इनको हम पीएम कह रहे हैं, इनको फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो वकनाविस थे ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे।
एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग का जैसे काम था, ठीक है। देन चिटनेस एंड सुरवानेस दे इज फॉर कॉरस्पॉन्डेंस या फिर सेक्रेटरी की तरह हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे बाकी, देखिए बाकी तो आप जो है नाम से समझ जाएंगे। जैसे सुमंत अगर हम कहें तो सुमंत हम कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर जैसे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद में हम कहते हैं सेनापति, तो आप ये बहुत ही कॉमन नाम है, इसको भी समझ जाएंगे। देन पंडित राव, पंडित राव जो होगा वो चीफ प्रिस्ट होगा, जो न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये नाम से क्लियर है, बट ये पूछ लेते हैं जैसे कि मजूमदार, वकनावेस, चिटनेस, ये सब जो हैं इसको देख लीजिएगा एक बार, नाम आपको याद रहे। सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव, ये इनके अष्टप्रधान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में था। इनका रिवेन्यू सिस्टम जो था वो उसको कहते थे सरन जमी सिस्टम। किसके सिमिलर था? जागीरदारी के। और ये नॉन हेरिडिटरी था, ठीक है। देशमुख ज़मींदार को कहते थे, मीर साइदार, उनके अंदर जो लैंड राइट्स उनको ग्रांट करे जाते थे वो। चौथ आपको पता है, मैंने बताया था संस्कृत वर्ड है, 1/4 होता था टोटल प्रोड्यूस का। सरदेशमुखी 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस होता था। जो इनकी आर्मी होती थी वो सैलरीड होती थी। फेमस थे ये अपना गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, एबल गुरिल्ला फाइटर्स। सो यहाँ पर आके अब हमारा मराठास भी एंड हो जाता है। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं। इसके बाद में जो चीज़ें बच जाती हैं, जो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा टाइम अगर मैं आपको देता तो थोड़ा सा होगा, आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट जैसे अगर आप अवध के बारे में पढ़ रहे हैं तो जैसे सादत खान है, इनके बाद में सफदरजंग, इनके जो नेफ्यू थे वो आए थे। और जैसे सादत खान है, इनको हम बुरहान उल मुल्क भी कहते थे। 1722 में इन्होंने अवध को इस्टेब्लिश कर लिया था। मतलब इस्टेब्लिश जैसे निज़ाम ने 20 to 22 आपको याद है टाइम पे उन्होंने आके करा था, फिर 2 साल के लिए वज़ीर बने, फिर वापस चले गए थे, फिर 24 to 48 वो हैदराबाद में ही रहे थे। सिमिलरली अवध का भी टाइम है, 1722 में इन्होंने कहा कि जाके मैं अवध को इस्टेब्लिश करता हूँ। इन्होंने लॉन्ग टाइम की पीस रखी थी, इसलिए लखनऊ का जो कल्चर था वो बहुत ही अच्छे से इवॉल्व हुआ। जैसे जो हमारा डांस है कत्थक फॉर्म, ये जो नवाबी कल्चर है लखनऊ का इतना फेमस है। सो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कौन कौन आए। इनके जो नेफ्यू थे उनका नाम था, इनके बाद में सफदरजंग, ये भी काफ़ी एबल थे, इनको वजीर रखा गया था, ठीक है। देन 1748 में इनको वज़ीर बनाया गया था। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं, सादत खान एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सफदरजंग। ट्रेवनकोर जो एरिया है, जो आज का केरला वाला एरिया है, उसमें अगर कहीं भी आता है तो एक नाम काफ़ी फेमस है, किंग मार्तंड वर्मा। ओके, आप इस पर देख सकते हैं, ये आप नाम अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आप मतलब उस स्टेट से हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट यूपीएससी में बेसिकली अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं, या पीसीएस की भी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा कम है। अगर आएगा भी तो वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, देन राजपूत स्टेट की अगर हम बात करें तो ये एक नाम है जो बहुत सारे कामों में है, जय सिंह ऑफ आमेर। इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने, जैसे मैंने कहा, आप जिस मोहम्मद शाही के बारे में देखिएगा, स्टैटिस्टिकल अलग अलग चीज़ें, ऑब्जर्वेशंस, इन्होंने लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी थी। आप जंतर मंतर देख सकते हैं जयपुर में जाके। और इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे विडो रीमैरिज के लिए भी अगर देखा जाए तो, लेकिन वो काम नहीं कर पाया था। फॉरवर्ड थिंकिंग थे और बाकी चीज़ों को देखना चाह रहे थे। मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री के जो पोस्टुलेट्स थे उन्होंने संस्कृत में कन्वर्ट कर दिए थे। काफ़ी सारे चेंजेस लाना चाह रहे थे, बट ये था। अच्छा, राजपूत को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, काफ़ी चीज़ों में प्रॉस्पेरस हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। फोर्ट्स देख लीजिए, कल्चरल हेरिटेज देख लीजिए, मतलब जिनको भी पेट्रोनेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा एक कल्चर डेवलप हो क्या रहा है। बट इनका क्या था, एक लिमिटेड उसमें एरिया में रहना चाहते थे।
सो वो एक प्रॉब्लम थी। अगर ये इन्हीं से सीख के थे, अगर आप अकबर को देखेंगे तो इन्हीं से सीख के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो पूरे पैन इंडिया रूल कर रहे हैं, लेकिन ये उसी एरिया में कन्फाइंड रहना चाह रहे हैं। सो कभी एक्सपेंशन और उसमें, और इनके आपस में ही टसल बहुत ज़्यादा चलते थे। सो एक राजपूताना जो एरिया है उसमें भी थोड़ा सा है। अगर आप जाट्स को देखना चाहते हैं तो उसमें चूड़ामन एंड बदन सिंह ने स्टेट ऑफ भरतपुर, जो अभी मथुरा के पास का एरिया है, आप उसको देख सकते हैं, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। बंगश पठान्स एंड रोहिलाज, रोहिलाज ये रोहिलखंड वाला एरिया, ये इनके बारे में आप हल्का फुल्का देख सकते हैं। ऐसा मतलब कोई सिग्निफिकेंट उसमें वो नहीं है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन 18th सेंचुरी, अगर इसके ऊपर से मान लीजिए अभी आपने लास्ट टाइम यूपीएससी क्वेश्चन देखा था, तो उन्होंने क्या करा कि जो टेम्पल के बारे में पूछ लिया कि उन्होंने डोनेशन दिया था या नहीं दिया था श्रृंगेरी टेम्पल के लिए, श्रृंगेरी में गॉडेस शारदा के टेम्पल के लिए टीपू सुल्तान ने। तो ये आप एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने उस चीज़ को देखा है कभी, दिमाग में उतर जाता है, नई चीज़ हो पाती है। तो अगर आप एक बार उसको पढ़ेंगे भी तो कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि हाँ ऐसा तो कुछ किया था। मुर्शिद कुली खान को आप डिराइव कर सकते हैं कि यार ऐसे ऐसे टाइम था और सारी चीज़ें हुई थी। यूपीएससी जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, वो हमेशा वो चीज़ डिराइव्ड होगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। और अगर आपसे वो खेलेंगे तो उन्हें पता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे जैसे नाम बदल दिया, या थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लगा दिया था कि उनकी डेथ हुई थी उसमें, बट वो फोर्थ में हुई थी टीपू सुल्तान की, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन अगर देखा 18th सेंचुरी की, तो इस टाइम पर क्या था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी भी थी, ठीक है, और एक्सट्रीम लग्जरी भी थी लोगों के पास में। यही सबसे गलत चीज़ होती है। जो ये रिच पुअर का गैप होता है ना, ये ही डिफाइन करता है चीज़ों। गवर्नमेंट का रोल ही तो यहीं पर है कि हम रिच और पुअर के गैप को ख़त्म कर दें। जी जितना ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा एट्रोसिटीज़, रिच उतनी ज़्यादा करते चले जाएंगे और पुअर उतने ज़्यादा दबते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि सिस्टम चेंज होना। अगर आप यूरोप को देखें, सारी चीज़ें, रिवॉल्यूशन वगैरह इतना ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो टेक्निकली बैकवर्ड है एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू डिमांड ऑफ स्टेट्स, ऑपरेशन ऑफ ऑफिशियल्स कह रहे हैं भाई हमें तो ज़्यादा चाहिए, उनके ऊपर दबाव आ रहा है, वो पीजेंट्स के ऊपर, भाई नीचे वाला आदमी तो दबता ही जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ पे लिटरेचर, लॉ, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम होता था। एजुकेशन के टाइम पे देखा जाए हम बहुत ही ज़्यादा बाकी लोगों से बहुत आगे थे चीज़ों में। ऐसा नहीं है साइंस में भी नहीं थे, साइंस में थे, बट इतना हमारा नेचुरल साइंसेस के ऊपर ऐसा इन्वेंशन नहीं हो रहे थे कि हम मशीन्स एंड ये सब चीज़ें बना रहे थे, ठीक है। एक्सपोर्ट की अगर हम चीज़ें देखें तो इंडिया काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करती थी, जैसे कॉटन सबसे फेमस था इनका, रॉ सिल्क एंड सिल्क फैब्रिक्स को ये करते थे। बट हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे और हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का काम बहुत चलता था। तो इस वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो हमेशा ज़्यादा होते थे इंपोर्ट से। इस वजह से जो ट्रेड है वो हमारी साइड में रहता था, पैसा बुलियंस में आता था, इंडिया में ही सारा पैसा रहता था, इसलिए सोने की चिड़िया भी कहलाती थी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हमें टाइम के साथ में अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जैसे अब मैंने आज नोट्स बनवा दिए, तो आपको अपने नोट्स भी अपडेट करते रहना चाहिए। आप जैसे अली वर्दी खान हो, मुर्शिद कुली खान है, आप भी ऐसे किसी दिन IAS ऑफिसर हैं और आप वहाँ पर जाके लगेंगे तो कहेंगे भाई ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको इस एरिया में बुलाया जाए, ये इनको पोस्ट बढ़ा दी जाए, ठीक है, इनको सेक्रेटरी बनाया जाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, हाईएस्ट पोस्ट तक आप जा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं, या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में देखना है। थोड़ा सा देख लेते हैं यार, अपने इंडिया की ग्लोरियस पास्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम इंपोर्ट देखें तो हम अपन इंपोर्ट भी करते थे। इंपोर्ट कहाँ से करते थे, जैसे गल्फ़ का एरिया है, ठीक है, सो वहाँ से हम रॉ सिल्क वहाँ से भी करते थे, ठीक है, रॉ सिल्क, वूल, और यहाँ से डेट्स बड़े फेमस होते हैं, वो ले लेते थे। इनकी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स आ जाते थे वहाँ से,
ठीक है। रोज़ वाटर बड़ा फेमस था इनका, गुलाब जल आपने देखा होगा, ठीक है। ये गल्फ़ कंट्रीज़ का है। सऊदी अरेबिया स्पेशली अगर हम देखें तो यहाँ से ना, देखिए चाय तो हमारे पास थी, पर हम कॉफ़ी वहाँ से लेते थे। कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाई, ठीक है, और हनी इनका बड़ा फेमस था। उसके बाद में अगर हम चाइना का देखें तो चाइना से हम टी लेते थे। टी का ना चाइना में बड़ा अच्छा था। और अगर आप देखेंगे, अगर अभी ब्रिटिशर्स को आगे तो ट्रेड विद चाइना चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, वो स्पेशली अलग रखेंगे उसको, क्योंकि चाइना का जो ट्रेड है, ठीक है, स्पेशल अलग रखा गया है उसको, इतना इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देन शुगर, पोर्सलिन, ठीक है। और अगर हम तिब्बत का देखें, अपना जो रीजन है, अब चाइना ने कैप्चर कर लिया है, यहाँ से गोल्ड मस्क और वुलन क्लोथ्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। सिंगापुर से भी आता था हमारे यहाँ पे, सिंगापुर, मालदीव से अलग अलग नाम थे, जैसे फ्रेंच ने उनको ले लिया तो अपना फ्रेंच, अल फ्रेंच ऐसे करके नाम रख दिया था। टिन आता था सिंगापुर से, ठीक है। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होता था हमारे यहाँ से इंडिगो, जो नील होता है, उसको भी देख लेते हैं। और अगर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं अपनी, इधर की हो गई, अमेरिका, अमेरिका इधर, हाँ, अफ्रीका को अगर हम देखना चाहें तो भाई अफ्रीका में क्या होता है, हाथी, हाथी से क्या बनेगा, आइवरी, आइवरी है, दवाइयाँ हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगल वंगल भी बहुत अच्छे थे, तो ये सारी चीज़ें आ रही थी। यूरोप, ये वाला रीजन तो रह ही गया है। यूरोप से हम लोग पेपर को लेते थे, ठीक है। आयरन आता था, क्योंकि भाई वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह स्टार्ट हो गया था। लेड की बहुत डिमांड होती थी, ठीक है, ये सब चीज़ थी। एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे हम, एक्सपोर्ट में हम लोग इंडिगो, सॉल्टपेटा, ठीक है, ओपियम, देन राइस, देन शुगर, स्पाइसेस का तो आपको पता ही है, इंडिया हमेशा खजाना रहा है। पेपर, जब वो आए थे हमारे यहाँ पर, वास्को डे गामा, वो भी यही लेके गए थे, स्पाइसेस को ही। प्रेशियस स्टोन्स बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से रखा जाता था। और दवाइयाँ जो थी, ड्रग्स, क्योंकि आपने देखा ही था हम लोग, क्योंकि मेडिसिनल में तो इंडिया का नाम शोहरत वगैरह आप देख लीजिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। देन अगर हम एजुकेशन के लिए बात करें तो हम यहाँ पर फिज़िकल एंड नेचुरल साइंसेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और हम कहाँ पे कन्फाइंड हो जा रहे हैं, जैसे हम लिटरेचर, आप लिटरेचर देखिए ना, हमारे जो पुराना काम है, क्या इंटेलिजेंट काम हो रखा है उसमें, ठीक है। लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, देन फिलॉसफी, एंड देन लॉजिक की काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती थी कि अच्छा इसका ऐसा होगा, एक चेस है, चेस बोर्ड पे एक दाना रखता हूँ, अगर मैं जस्ट अगले वाले पे डबल कर देता हूँ, इस टाइप की नहीं है। अगर आप देखेंगे कृष्णदेव राय के टाइम पर चीज़ें हैं हमेशा ना लॉजिक के ऊपर, अकबर बीरबल के छोटे छोटे चीज़ों पर जो चुटकुले भी हैं वो भी लॉजिकल चीज़ें सेटअप करना, और लॉजिकल चीज़ें जैसे अलग, ऐसे हमारे यहाँ पे बात मैथमेटिक्स की भी बहुत है, सिद्धांत शिरोमणि है। अगर आप बृहद के चीज़ें देखेंगे, प्लानिटरी मोशंस को हमारे यहाँ पे ना स्टोरीज़ की फॉर्म में हमेशा, आप अगर जैसे एग्जांपल तौर पे, ऐसे आज मैं सुन रहा था शनिदेव की कहानी को, तो उसमें क्या था कि जो राजा विक्रम है वो बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा कौन है। तो ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम जो प्लैनेट्स हैं उन सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा चल रही है। देन वो कहते हैं कि इसका ये अच्छा है, उसका ये अच्छा है, समझ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्टोरी के फॉर्म में सारी चीज़ों को बताई गई है कि भाई सूर्य जो है वो सेंटर पे है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसी को अलग तरीके से कहा गया है अलग जगहों पर। तो ये नहीं है कि हमारे यहाँ लॉजिक की भी बातें हो रही हैं, बट मोर ओवर कहीं ना कहीं क्योंकि लिटरेचर और इन सब का इतना ज़्यादा हम लोग इसमें आगे आ चुके हैं, तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उसी फॉर्म में। अगर हम रामायण को देखें तो बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा था, और ये पर्टिकुलरली 18th सेंचुरी को है, तो हम इसीलिए इसको करते हैं क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा चीज़ें बदल चुकी थी। हम काफ़ी साल से मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी ना ग्राउंड रियलिटीज़ को चेंज नहीं किया।
जो भी चेंजेस आते हैं ना वो अपर लेवल पे आते थे। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स को अगर हम देखें तो उन्होंने जो चेंजेस लेके आए तो वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके आए थे। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, बोले कॉन्वेंट स्कूल को लेके आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ तक हमें ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसके, क्योंकि इसके बाद में ना चेंज आने वाला है जब ब्रिटिशर्स आए हैं। सोशल एंड कल्चरल लाइफ में इंटरकास्ट मैरिजेज अलाउड नहीं थी, इंटर डाइनिंग रेस्ट्रिक्टेड था। तो वहाँ पर क्या होगा, मुस्लिम्स में खुद के अगर हम सेक्ट देखें तो जैसे शिया एंड सुन्नी में तो रहता ही था, लेकिन अगर हम बाकी देखें तो ईरानी, तुरानी वो लोग जो तुर्की से आए हैं, ईरानी ईरान से लोग आए थे, देन अफ़गानिस्तान वाला रीजन, देन हिंदुस्तानी जो यहीं के मुस्लिम्स थे, इनका आपस में भी अलग अलग नोबल्स में अपनी लड़ाई रहती थी। मतलब इनका एक अलग अलग फैक्शन बना हुआ था चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद में सती वॉज कॉमन इन हायर क्लासेस इन नॉर्थ प्रैक्टिस्ड इन साउथ, ठीक है। जो सती सिस्टम था ना वो एक ईवल प्रैक्टिस तो थी, ये एग्जिस्ट करते थे, डाउरी भी होती थी, सती भी होती थी। अच्छा काम, ये एक मैं कह सकता हूँ एक अच्छा काम था, आप इसको लिख सकते हैं, स्प्रेड ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड विग्रस ग्रोथ इन उर्दू पोइट्री। अगर आप नाम सुना होगा आपने, मिर्ज़ा गालिब साहब उस ज़माने के उस्ताद रहते थे, वो यूपीएससी की तैयारी करते तो क्या कहते हैं कि यूपीएससी ने हमें बर्बाद कर दिया जालिम, वरना आदमी हम भी बड़े काम के थे। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा चीज़ें ख़त्म होती हैं। मुगल्स के क्या क्या सक्सेशन स्टेट थे, कैसे कैसे चीज़ें आई, ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या चेंजेस आए। अब आपको क्या काम करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जितना आप तेज़ी से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। फास्ट रीडिंग करिएगा, हल्के हल्के नहीं, ये नहीं कि भाई मैं 2-4 पन्ने ही पढ़ रहा हूँ, अच्छे से बढ़िया से जितनी जल्दी आप करें, मैं तो कहूँगा 2-3 दिन में ख़त्म कर दें। एनसीईआरटी लेके बैठे हैं, कहानी को पूरा पढ़ते चले जाएँ, दोबारा पढ़ लेंगे हम नहीं अभी टिक लगा रहे हैं, हम दोबारा पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। आपने वीडियो अगर 2-2.5 घंटे की देख ली है, उसके बाद में जो पॉइंट फॉर्म में है आपने उन चीज़ को अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वापस आके देख सकते हैं, वो दिमाग में सेट रहता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक आध क्वेश्चन की ज़रूर करते जाएँ आप, ठीक है। तो अब हम इसके बाद मिलते हैं अगले में। जय हिंद।